गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए बड़ी अच्छी सी एक मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं। और ये मॉरल स्टोरी जो है बच्चों एक ज़मींदार की फैमिली के बारे में है। पुराने ज़माने में जब बैंक वगैरह नहीं होते थे तो लोग अपना सारा माल व असबाब ज़मीन के अंदर या दीवारों के में सेफ बना के रखा करते थे। एक ज़मींदार होता है, उसके दो बेटे होते हैं और जब बेटे स्कूल गोइंग होते हैं तो ज़मींदार की बीवी का इंतकाल हो जाता है। ज़मींदार अपने बच्चों को बहुत प्यार से और बहुत लाड से उनकी परवरिश करता है। बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो ज़मींदार को एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों, एस्थमा में खांसी बहुत शदीद होती है जिसमें इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाता है और एक अटैक सा होता है। और उस ज़माने में, पुराने ज़माने में एस्थमा का इलाज भी आसान नहीं होता था। तो जब उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगती है तो ज़मींदार सोचता है कि मैंने एक फ़र्ज़ मेरे पास रह गया है कि मैं अपने इन दोनों बेटों की शादी कर दूं। तो क्यों ना मैं इससे पहले कि मैं कहीं ख़त्म हो जाऊं, मैं अपने बेटों को इनकी अपनी ज़िंदगी में इनको शादी कर दूं ताकि मेरे ऊपर से ये ज़िम्मेदारी भी ख़त्म हो जाए। वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है, देखो बेटों, मैंने तुम्हारी बड़ी प्यार से परवरिश की, सब कुछ है, लेकिन आजकल मेरी हालत ठीक नहीं रहती। जैसे तुम जानते हो मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की शादी कर दूँ और इस तरह से यह कि मेरा फ़र्ज से मैं सुबकदोश हो जाऊँ। बेटे तैयार हो जाते हैं। तो दो लड़कियां देख के जो उसकी शादी करती जाती है। दोनों बहुएं जो हैं वो घर आ जाती हैं। ज़मींदार का छोटा बेटा, चूँकि जब बहुत छोटा था, जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ था, तो बाप से बहुत ज़्यादा अटैच था और बाप भी उसको बहुत पसंद करता था। वो बाप का बेहद ख्याल रखा करता था। इसी तरह से जब उसकी बीवी आती है, जब वो देखती है कि उसका शौहर अपने बाप की इतनी खिदमत करता है तो वो भी उसकी खिदमत करने लग जाती है। बड़ी प्यारी बच्ची होती है, बहुत वो अपने ससुर का ख्याल रखती थी, उनकी खिदमत करती थी, उनको यखनी बना के देना, दवाएं देना। बच्चों, बहुत बहुत प्यार से वो अपने रहती थी, अपने ससुर का ख्याल रखती थी। जबकि बड़ी वाली जो थी वो इंतहाई जेलस और टाइप की थी, बुग़्ज़ रखती थी। बहुत उसको ये चिढ़ होती थी कि छोटा जो मेरा देवर है और मेरी उसकी जो बीवी है वो मेरे ससुर के बहुत ज़्यादा करीब हैं और हर वक्त ससुर भी मेरा उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो वो उसको जेलस हो जाती है। जेलसी में वो घर का कोई काम नहीं करती थी कि छोटी वाली बहू जो है वो सारे घर का वही काम करेगी। लिहाजा जो है वो सोती रहती थी, सुबह पड़ी हुई, और सारा सारा दिन में सोकर उठती थी और जो है वो सारा वक्त स्कीमिंग करती रहती थी कि किस तरह से ससुर के दिल से मैं छोटे बेटे की और उसकी बहू को उसके निकाल दूं और इनका जो है वो उनसे नफ़रत करने लग जाएं, और किस तरह से मैं बड़े भाई को छोटे भाई के साथ लड़वा दूं ताकि ये जो सारी हवेली है, वो जायदाद है, ये हमें मिल जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो छोटे बेटे के नाम सारी चीज़ें हो जाएं। ये सोच के वो हर रोज़ अपने शौहर को भड़काती रहती थी, तुम्हारी भाभी ने आज ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने आज ये कर दिया, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारी बीवी, उसकी बीवी ऐसी। हर वक्त सुनते सुनते उसको यकीन हो जाता है कि मेरा भाई कुछ ना कुछ गलत है और मेरी उसकी बीवी भी गलत है। देखो मेरी बीवी को कितनी शिकायतें हैं। उसको भी आस्ता आस्ता अपने भाई के साथ चिढ़ होने लग जाती है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ तुम्हारे बाप के इसलिए करीब हैं ज़्यादा कि ये अपने नाम पे अपना सारा जायदाद करवा लें और हमें कुछ ना मिले, है ना, ऐसा भी ऐसा ना हो जाए कहीं। तो वो जब इस तरह की बातें करते हैं तो उसका वो कहते हैं हाँ ऐसा तो हो सकता है। एक दिन ज़मींदार को बड़ा ज़बरदस्त अटैक होता है, दमा का। जब वो होता है तो उसकी इतनी बुरी हालत होती है, तो बड़ी बहू वहाँ करीब होती है। तो वो बड़ी बहू से आवाज़ लगा के कहता है कि बड़ी बहू, जल्दी से मुझे पानी ला दो, मुझे कुछ दवा दे दो, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो बड़ी बहू दिल में सोचती है, अच्छा ये मर जाए और जान छूटे हमारी भी, और है ना, लेकिन वो कहती है अच्छा लाती हूँ। अब वो जो है ना, वो जान के इधर तो टहलने लग जाती है, फिर अपने शौहर के पास चली जाती है। वो कहती है
ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे बाप का आखिरी वक्त आ गया है, तुम ऐसा करो जल्दी से जाके ना तो उनसे जायदाद के बारे में मालूम करो कि सारा ये रुपया पैसा ख़जाना कहाँ दफन है, और इससे पहले कि वो मर जाएं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे छोटे भाई को बता चुके हों और उसकी बीवी सब निकाल ले और उसको वो निकाल लें दोनों आपस में, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमें अभी पता लग जाए तो हम सारा ख़जाना अपने हाथ में कर लें। वो कहता है ठीक है। वो भी आता है तो इतनी देर में इतना टाइम लगता है बच्चों की, उसकी बिल्कुल हालत ख़राब हो, मरने के करीब होता है। वो कहता है कि जल्दी से छोटे बेटे को बुलाओ, है ना। तो उसकी बहू कहती है वो तो आज सवेरे ही से कहीं गया हुआ है। वो कहता है किधर गया हुआ है? वो कहती है बाज़ार गया है। कहता है सवेरे कौन सा बाज़ार होता है, उसकी बीवी को बुला के लाओ। कहती है वो भी गई हुई है। कहते कहाँ गई है? कि उसके साथ गई है। जबकि उन दोनों वो लोग, उसकी बहू कहीं नहीं जाती थी, ऐसे बाज़ार उस ज़माने में बच्चों नहीं होता था ऐसा कुछ भी। तो वो, लेकिन वो बिल्कुल मरने वाला होता है। वो कहते हैं आप जल्दी से बाबा ये बताएं कि आपने वो तमाम ख़जाना कहाँ रखा हुआ है। तो वो कहता है, वो इतना खांसी होती है, वो कहता है सहन में, ज़मीन के अंदर बस उतना ही बोल पाता है, वो बोल ही नहीं पाता इतनी खांसने में, तो इसके फ़ौरन मर जाता है। तो ये लोग बड़े खुश होते हैं कि अच्छा हमें पता लग गया सहन के अंदर जो है वो ख़जाना मौजूद है। वो उसकी बहू, बड़ी बहू कहती है जल्दी से जाओ तुम ना अपने, इससे पहले कि तुम्हारे छोटे भाई को ये ख़बर मिले कि मर गए हैं तुम्हारे, फटाफट इनसे जो है किसी अंगूठा इनका जो है वो ले लो किसी सादे कागज़ पे। वो फटाफट जाता है और जाके ना अपने बाप का अंगूठा का निशान सादे पेपर पे ले लेता है। और बच्चों उसके बाद जाके ये अपने बताते हैं अपने छोटे भाई को और उसकी बीवी को। वो दोनों रोते पीटते फटाफट आते हैं, कहते कैसे हो गया ये, कैसे मर गए? वो बड़ी वाली कहती है हमें क्या पता, हम तो जब यहाँ आए तो ये मरे हुए थे ऑलरेडी। कहते हैं मरे हुए थे। बहरहाल वो कहते हैं चलो तदफीन का इंतज़ाम करें। तो बच्चों बड़े लोग आते हैं, लोग वहाँ पे कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहता है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आपको पता ना कितना ऐसे में कोई ऐसा हादसा हो जाए तो लोगों का सिलसिला लगा हुआ होता आने जाने का। बड़ी बहू बड़ी परेशान होती है, कहती है यार ये लोग जो हैं, हम किसी तरह जल्दी से उसको ख़जाने के ऊपर जो है अपना कब्ज़ा कर लें, इससे पहले कि ये जो ख़जाना जो है वो नो उनके हाथ ना लग जाए या उनको पता ना है, हम अपने काबू में कर लें। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है रात में हम ऐसा करते हैं कि दिन में लोग आते जाते हैं, हम अपने सहन की खुदाई शुरू कर देते हैं। उसका शौहर कहता है कि देखो हमारा इतनी बड़ी हवेली है, इतना बड़ा हमारा ये सहन और वो हैं कि इसे खोदते खोदते हमें महीना लग जाएगा। वो कहती कोई बात नहीं, हम एक जगह से स्टार्ट करते हैं और रात से हम स्टार्ट करेंगे जब ये सब सो जाएंगे। तो वो कहते ठीक है। रात में ये दोनों मियाँ बीवी खुदाई का काम करते हैं। तो छोटा बेटा जो है ज़मींदार का, उसकी बीवी किसी वजह से वहाँ से गुज़रती है और उसका नज़र पड़ती है कि दो लोग जो हैं वो ज़मीन खोद रहे हैं। चूँकि हवेली इतनी बड़ी होती है, वो काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो बस उसको रात में से ये लगता है दो लोग हैं। वो भागी हुई अपने शौहर के पास आती है, उसको उठा के कहती है वो ना तुम्हारे सहन में कोई दो लोग हैं, वो जाके ज़मीन खोद रहे हैं, तो जल्दी से आओ तुम मेरे साथ। उसका हस्बैंड भी उसके साथ भागा भागा वहाँ आता है, देखता है दो लोग वाकई खोद रहे हैं। करीब जाके देखते हैं तो उसका भाई और उसकी बीवी होते हैं। वो कहते हैं रात में, इतनी रात में आप ज़मीन खोद रहे हैं, खैर तो है, क्या हुआ है भाई? तो उसकी बीवी कहती है कि भाई हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम जो हैं वो ज़मीन खोद रहे हैं। तो वो कहता है नींद ना आने से ज़मीन खोदने का क्या है, आप एक दूसरे से बातें करें कुछ हैं। वो कहते हैं नहीं भाई हम काम कर रहे हैं, हमें तुम्हें इससे क्या है, हम इसमें क्यारियाँ बना रहे हैं। तो वो कहता है माली से कह दें मज़दूर बुला लें, ये कौन सा है कि नींद नहीं आ रही तो आप ज़मीन खोदने लग गए हैं। तो वो उसके जो है वो बड़ी बहू जो है वो अपने डांट देती है अपने देवर को और उसकी बीवी को कि भाई तुम लोग कौन होते हैं, हमारी मर्ज़ी है, तुम जाओ जाके अपना आराम करो। तो बाद में ये लोग भी अपने कमरे में आ जाते हैं। वो आके कहती है बड़ी वाली बहू अपने हस्बैंड के साथ कि भाई इस तरह से तो हमारा काम नहीं चलेगा, ये तो हमारे सर पे हैं और फिर देख लेंगे, फिर ये हम किसी तरह आप इनका बंदोबस्त करो कि यहाँ से इनको चलता करो इस घर से।
तो ज़मींदार का बड़ा बेटा उससे कहता है कि भाई मैं कैसे चलता करूं, ये तो घर भी उसका भी है ना, जितना मेरा घर है मैं उसका भी है, मैं कैसे इसको यहाँ से निकालूं। वो कहती है इसकी तरकीब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम वो लेकर आओ जो तुमने अंगूठा लगाया था ना सादे कागज़ पे। उसके बाद वो अपने मियाँ को बताती है कि तुमने ये विल लिखनी है। मियाँ सारा लिख लेता है। फिर वो उससे कहती है दूसरे दिन जाओ जाके ना पंचायत को बुला लाओ सबको, और उनसे कहो कि ये विल जो है ना आप सबको पढ़ के सुना दें। तो बड़ा बेटा जाके पंचायत को सारों को बुला के ले आता है। वो कहता है मेरे बाप ने मरने से पहले एक विल लिखी थी, मैं ये चाहता हूँ कि अब चूँकि काफ़ी दिन गुजर गए, अब आप इसके ऊपर अमल दरामद करा दें। पंचायत कहती ठीक है। सब आते हैं। वो कहते हैं अच्छा अब अपने तुम छोटे भाई को भी बुला लो और उसकी बीवी को भी बुला लो, ताकि हम सबके सामने ये विल खोलें और पढ़ के सुनाएं। विल जब सुनाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये जो घर और इसके अंदर तमाम जायदाद जो है वो बड़े भाई के हिस्से में है, और छोटा बेटा बहुत नालायक था, मेरे साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था, इसी तरह उसकी बीवी का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं था, लिहाजा मैं उसे अपनी इस जायदाद से आग करता हूँ, और अपने उस बेटे को नालायकी की वजह से मैं कुछ यहाँ से इसमें से एक पैसा भी नहीं दूंगा, बल्कि मेरा एक घर है जो पुश्ताई घर हमारा है, मैं सिर्फ वो उसको मिलेगा। तो जब वो ये पढ़ के सुनाते हैं तो वो छोटा बेटा और उसकी बीवी एकदम हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग तो सबसे ज़्यादा अपने उनके साथ अटैच थे, अब्बा जी के साथ, और वो तो हमें बहुत प्यार करते थे, ये विल कैसे लिख सकते हैं, और हमें तो इस विल के बारे में कोई ख़बर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ना वो जो पुश्ताई घर है वो तो खंडर बन चुका है, उसमें तो बरसों, आपको पता है सदियों पुराना वो घर था, ना उसकी दीवारें हैं ना उसके, वो तो खंडर है बिल्कुल, तो उस घर में कौन जाके रहेगा। और फिर मतलब आखिरी दिन तक तो मेरे वालिद मेरे हमसे बहुत वो प्यार रखते थे, ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरी ये है कि मैं ये सब कैसे, मुझे यकीन नहीं आ रहा अपने ना जो आप पढ़ के सुना रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं भाई यकीन तो हमें भी नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं तुम्हारे वालिद जो हैं वो तो बहुत अच्छे आदमी थे और तुम लोगों को भी देखते हैं, लेकिन घर के मामलात के अंदर अब हमें क्या पता कि तुम लोगों ने क्या किया उनके साथ जो वो इतना नाराज़ हो गए, और तुम सारी जायदाद जो है उन्होंने बड़े बेटे के नाम कर दी, हो तुम्हें कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर मैं वहाँ गया, वो खंडर, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं, तो मैं घर कैसे बनाऊंगा, आप मुझे बताइए। मैं उस घर में तो जाने की वो है ही नहीं, दीवारें ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं जाके कैसे उस खंडर में रहूंगा। तो पंचायत कहती है हाँ ये तो है, चलो इसके लिए हम लोग फैसला बना देते हैं। वो लोग फैसला ये देते हैं कि चूँकि चलो वसीयत के हिसाब से बाप नाराज़ था और बाप ने छोटे बेटे को कुछ नहीं दिया, लेकिन एज अ बड़ा भाई छोटे भाई के साथ ऐसा कुछ भी इख्तलाफात नहीं है, लिहाजा वो बड़ा भाई जो है बाप की जगह पर होता है, लिहाजा बड़ा भाई उस खंडनुमा घर की तमाम मुरम्मत करवाएगा, उसके नए सिरे से बनवाएगा, और जब ये तैयार हो जाएगा तो सारा जो पैसा है वो बड़ा भाई ही खर्च करेगा। फिर ये दोनों वहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो बड़ी बहू कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब ये हमारे साथ भी इनका रवैया अच्छा नहीं था, हम इनको नहीं बर्दाश्त कर सकते यहाँ पे, तो इनको फ़ौरन जाना होगा। तो पंचायत कहती है नहीं, फिर इसके लिए ये करें कि पहले एक कमरा इनके लिए अच्छा सा तैयार करवा दें, जब कमरा तैयार हो जाएगा तो ये लोग उस कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर बाकी सारा घर जो है उसका खर्चा बनाने का ये सब बड़ा भाई देगा। तो जब ये पंचायत का फैसला हो जाता है तो सब चुप हो जाते हैं। सेकेंड डे से उस खंडर वाले घर में खुदाई का काम शुरू हो जाता है। तो इन दोनों मियाँ बीवी को वो कहते हैं चलो अच्छा है, अब हमें ये चले जाएंगे तो अब हम खुदाई शुरू कर देंगे। जब एक कमरा तैयार हो जाता है बच्चों, तो ये दोनों छोटा बेटा और उसकी बीवी उस कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं अपने साजो सामान के साथ, और बाकी सारे घर का काम शुरू हो जाता है, खुदाइयाँ हो रही हैं, बन रहा है फिर से। तो बड़ा भाई भी और उसकी बीवी भी वो भी अपने घर में खुदाई का काम शुरू कर देते हैं, जो ख़जाना ढूंढने के लिए। और वो ये कहते हैं कि भाई हम किसी को तो यहाँ मज़दूर को भी नहीं बुला सकते कि पता लग जाएगा उनको कि हमने क्यों किया। ये वाली बात जो है ना, किसी को भी खबर ही नहीं होना चाहिए कि हमें वो जायदाद का हमें पता है, सारे ख़जाने का तो हमें मिलने वाला है।
तो इस तरह से बच्चों कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो बाकी काम होते होते एक दिन एक मज़दूर जो कि छोटे भाई के घर में काम कर रहा होता है वहाँ पे शोर मचाता है, अरे 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 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो सब लोग जब वहाँ जमा हो जाते हैं वो उनको बुलाते हैं तो देखते हैं कि एक जो है वो पीतल की वहाँ पे देगचियाँ ज़मीन के अंदर दबी हुई थी। तो वो उनको छोटे भाई से कहता है, ये देखें देखें ये आपके घर में क्या दबा हुआ है। तो वो जब निकालते हैं बच्चों तो देखते हैं उसके अंदर तो ख़जाना भरा होता है। एक जो हांडी होती है उसके अंदर चांदी और सोने के सिक्के होते हैं और दूसरी हांडी के अंदर तमाम हीरे जवाहरात जेवर वगैरह सारे मौजूद होता है। ये लोग तो देख के बड़े हैरान होते हैं। ये बात एकदम से फैल जाती है क्योंकि बहुत सारे मज़दूर होते हैं गांव में जब वो उनके घर में काम कर रहे होते हैं। सारी जगह पे खबर फैल जाती है, लोग भागे भागे दौड़े दौड़े ख़जाना देखने के लिए आ जाते हैं उसके घर पे। पंचायत भी आ जाती है, सारे पंचायत के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सब बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा तुम्हारे वालिद ने यहाँ पे ख़जाना दबा के रखा हुआ था। अच्छा, उसमें से एक मज़दूर जो है ना वो दौड़ा हुआ बड़े भाई के घर जाता है और जाके उनको इत्तला देता है कि आपको पता है कि आपके छोटे भाई के घर से ख़जाना निकल आया। इधर जो छोटा बड़ा भाई और उसकी बीवी तो ज़मीन खोद रहे होते हैं तो वो खुदाल वहीं फेंक के वो भी उसके पीछे पीछे भाग पड़ते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ जाके फ़ौरन कहते हैं कि ये ख़जाना हमारा है, ये ख़जाने पे हमारा हक़ है। तो वो सब कहते हैं कैसे हो सकता है। पंचायत के लोग कहते हैं भाई ये वाला तो फैसला हो चुका है कि ये सारा जो कुछ भी है ये इसका नसीब से मिला है उसे, और वो जो तुम्हारा घर और तुम्हें तमाम जो मिल गया हवेली और इतना तुम्हारे मालो असबाब वो सब तुम्हारा है, तो इस पर तो तुम्हारा कोई हक़ नहीं है। वो कहती है नहीं नहीं, वो ससुर ने कहा था कि वो जो उसमें हांडियों में हमारा सोना और सब मरने से पहले वो हमें बता के गए थे और वो लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये जो है इस पुराने खंडर वाले घर में है, हमें क्या पता था। और वो सब कहते हैं अच्छा इसका मतलब ये कि तुम लोगों को पता था और तुमने गलत फहमी की सारी जायदाद उस घर को हासिल करने के लिए तुम लोगों ने ये प्लान किया और इसको झूठ बोला है ना। अब इसकी किस्मत से ये निकल आया है तो तुम्हारे अब लालच आ गई है। तो उनको सब पता लगे, वो कहते हैं इसका मतलब है कि वो जो तुमने विल बनाई थी वो भी तुम्हारी गलत है। अब तो ये फैसला जो है अदालत में जाएगा। तो उन लोगों वो उसका बड़ा लड़का जो होता है ज़मींदार का वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि इसकी बीवी ने सबके सामने ऐसी बात कह दी तो सच खुल गया। तो उसमें उसके बाद जो है वो उनको बुलाते हैं वहाँ पे, जनाब उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है। और छोटा भाई जो होता है उसको इतनी जायदाद मिलती है कि फिर वो भी अपना बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे हवेली नुमा घर बनाता है और उसमें वो रहना शुरू कर देता है। और उनको इस बात का अफसोस होता है कि बड़े भाई और उसकी बीवी ने दौलत के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो अपने बड़े भाई से कहते हैं अगर आप हमें ये बता देते ये वाली बात तो हम आपसे कभी ना कहते कि आप जो हैं वो मतलब भले आप हमारा हिस्सा लें लेकिन हमें वहीं रहने देते, उसी घर में रहने देते। हमारे बाप का वो घर था। तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों ने किस कदर ये इससे प्लानिंग की। एक दफ़ा कह के तो देखते कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, हमें आपसे ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन बच्चों उसका वक्त ख़त्म हो चुका होता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है उन लोगों को और उनके ऊपर मुकदमा चलता है। और दोनों मियाँ बीवी जो हैं जिन्होंने अपने बाप की बहुत खिदमत की होती है और लोगों के साथ उनका रवैया बड़ा अच्छा होता है, सारे लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बड़े भाई की प्लानिंग कितनी बुरी थी कि उसने अपने भाई का भी ख्याल नहीं किया, ना उसकी बीवी का ख्याल किया और उसके साथ कैसा सलूक किया। तो बच्चों ये तो थी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। और इससे क्या सबक मिला? बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। रिश्ते जो है ना बच्चों, दुनिया बहुत मुख्तसर अरसे के लिए है। हम यहाँ जितने भी लोग आए हैं ना सबको मर जाना है। सारा रुपया पैसा जायदाद इधर ही रह जानी है। लोग खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, है ना। तो क्या होता है किसी को पता भी नहीं होता कि कौन कब मरेगा, पहले मरेगा बाद में मरेगा। तो अपना इंसाफ करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लालच का बुरा अंजाम होता है और हमेशा बुराई
का बदला बुराई, है ना, अच्छाई का बदला अच्छाई होती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नवाजता है जो दूसरों का ख्याल करते हैं, जो दूसरों से मोहब्बत करते हैं। तो अच्छा रहना चाहिए, अच्छा करना चाहिए लोगों के साथ भी, है ना। तो इसके साथ ही बच्चों इजाज़त दीजिए, अच्छी सी नेक्स्ट मॉरल स्टोरी का इंतज़ार कीजिए। हैव अ लवली इवनिंग एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड बाय।